माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट एड क्या है उसके बारे में देखना चालू किया था। फर्स्ट एड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। तो फर्स्ट एड का मतलब क्या है कि कोई बीमारी या एक्सीडेंट होने की कंडीशन में जो प्रारंभिक तौर की हम लोग किसी व्यक्ति की देखभाल करते हैं या देखभाल करने की जो व्यवस्था होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। मतलब ये प्राथमिक चिकित्सा उसे कहा जाता है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के जान के ऊपर बना हुआ जो खतरा होता है वो खतरा हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड के ज़रिए कम कर सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। ये मुख्यतः ऐसा व्यक्ति करता है जो मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उसे फर्स्ट एड के लिए ट्रेन किया गया है या फर्स्ट एडर उसे कहा जाता है। उसको उन एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाओं जिसे हम लोग कहते हैं उनके बारे में जानकारी होती है और उनके ऊपर कौन सी बेसिक ट्रीटमेंट देनी है ये उसे पता होता है। जिसकी वजह से कोई ट्रीटमेंट मिलने तक या एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने तक जो बीमार या घायल व्यक्ति होता है उसकी देखभाल की जाती है और उस हिसाब से उस फर्स्ट एडर को क्या किया हुआ रहता है, तो प्रशिक्षण दिया हुआ रहता है, ट्रेनिंग दी हुई रहती है फर्स्ट एडिंग की। तो कभी ये कहा जाता है कि अगर कोई बंदा एक्सीडेंट की चपेट में आए या उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, ऐसी सिचुएशन में अगर उसे हुई जो चोटें हैं, उसके लगी हुई जो चोटें होती है या एक्सीडेंट की जो गंभीरता होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल खरोंचे जैसी चीज़ें उसको हो गई है और उसके ऊपर अगर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी जाए या उसे फर्स्ट एडिंग की जाए तो क्या होगा कि उसे इस प्राथमिक चिकित्सा के बाद कोई मेडिकल देखभाल की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ बेसिक्स या सिंपल से घाव होने पर जब फर्स्ट एड उस बंदे को दी जाती है तब, और इसे ही जीवन बचाने वाली तकनीक भी कहा जाता है। फर्स्ट एड को जीवन बचाने वाली तकनीक भी कहा जाता है, इसीलिए फर्स्ट एड को हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है या इम्पोर्टेंस हम लोग देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट एड है ये टेक्निक एक जीवन बचाने वाली टेक्निक है, जिसके लिए कम से कम साजो सामान के साथ किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षित हम लोग कर सकते हैं, उसे ट्रेन कर सकते हैं। जब फर्स्ट एड हम लोग किसी को देते हैं, मतलब ही प्राथमिक चिकित्सा किसी पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है, तो उसे मेंटली सपोर्ट मिलता है, मतलब मानसिक सहायता हम लोग उसको करते हैं। उसके अलावा जो उसे क्षति होती है या उसकी शारीरिक हानि होती है, उसे कहीं गंभीर चोट लगी है, तो उसके ऊपर भी क्या की जाती है, बेसिक ट्रीटमेंट जो होती है, बेसिक ट्रीटमेंट दी जाती है। तो इन फर्स्ट एड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेंटली सपोर्ट देने का भी काम करते हैं और उसकी फिजिकल जो इलनेस होती है या उसके जो घाव होते हैं उनके ऊपर मलहम पट्टी करने का भी क्या किया जाता है, फर्स्ट एड में काम किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो सभी चीज़ें हम लोगों ने उस समय पे समझ ली थी पिछले क्लास के अंदर। तो ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार की एक्सीडेंट की वजह से चोटें लगी हुई है, तो उसके हिसाब से सही प्राथमिक चिकित्सा जो है वो चिकित्सा इस्तेमाल में लानी चाहिए। ये उस फर्स्ट एडर को पता होना चाहिए। अगर किसी डॉक्टर या एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो
किसी सपोर्टिव व्यक्ति के जरिए उसको क्या करे, बुलाए, जब तक फर्स्ट एडर उसे ट्रेन या उसे फर्स्ट एडिंग कर रहा है। तो प्रथमोपचार जब किया जाता है ऐसे सिचुएशन में अगर उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो किसी को कह के एम्बुलेंस बुलाने की क्या की जाए, योजना की जाए, और एम्बुलेंस आने तक उसे फर्स्ट एडिंग दी जाए, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको या उसकी जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे उसकी जान बच सकती है। ये ध्यान में रखना है कि अगर एक्सीडेंट में फंसी हुई व्यक्ति को आगे और जान का खतरा हो सकता है तो उसे कहीं भी आजू बाजू मुंह ना करवाए, आजू बाजू ना ले जाए या ना हिलाए उसको, नहीं तो उसको क्या हो जाएगा, जो चोटें लगी है उन चोटों का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो और ज़्यादा गहरी हो सकती है। तो उसको वही रहने दे, खाली ये देखे कि वो एरिया क्लियर हो जाए। कभी भी एक्सीडेंट में फंसा हुआ कोई बंदा है तो उसे कभी अकेला ना छोड़े, उसके साथ में रहे और उसको मेंटली सपोर्ट देते रहे, जिसकी वजह से वो अपनी मानसिकता खो ना दे। अगर उसने अपनी मानसिकता ही खो दी तो क्या हो जाएगा, उसके शरीर के ऊपर बहुत बुरा असर हो सकता है। ये ध्यान में रखना है, जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट की चपेट में आता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, ये भरोसा देते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया कि दुर्घटना जब होती है या एक्सीडेंट्स जब होते हैं, कोई व्यक्ति बीमार गिरता है, तो अगर उसकी मानसिकता या मानसिक स्थिति हम लोग अच्छी रहे, मतलब उसका मेंटली प्रिपरेशन हम लोग करके रखे, तो क्या होगा, वो बीमार व्यक्ति जो है वो जल्दी किसी मेडिसिन को सपोर्ट करेगा। मतलब क्या है, जो मेडिकली ट्रीटमेंट दी जाती है उसको जल्दी सपोर्ट करेगा, उससे जल्दी बाहर आने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ होती है। तो हम लोग फर्स्ट एड के अंदर ये सभी चीज़ें क्या है, सीख लिए थे और समझ लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है, तो टाइप्स ऑफ इंजुरीज एंड देयर प्रिवेंशन। कौन से प्रकार की इंजुरीज इंडस्ट्री में होती है या जनरली भी होती है, और उससे हम लोग किस तरीके से फर्स्ट एडिंग करें या उससे कैसे बचे, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इंजुरीज और उसकी जो प्रिवेंशन की टेक्निक है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो है उसे कहा जाता है कट्स एंड एब्रेशंस। कट्स एंड एब्रेशंस ये किसकी वजह से होते हैं, ज़्यादातर कट्स या एब्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं, ये होने की वजह होती है रफ सरफेस और नुकीली चीज़ें या नुकीली एज जिसे हम लोग कहते हैं, शार्प एजेस। इसकी वजह से कट्स और एब्रेशन जैसी इंजरीज होती है। तो उनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो लेदर के ग्लोव्स होते हैं, लेदर से बने हुए जो ग्लोव्स होते हैं या एंटी कट ग्लोव जिसे कहा जाता है इंडस्ट्री में, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये डिपेंड होता है कि आप कौन सी जगह पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप शीट मेटल में काम कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप चमड़े के ग्लोव्स का इस्तेमाल करोगे तो चमड़ा फट सकता है, क्योंकि शीट मेटल एजेस की तरफ से शार्प होती है और कंटिन्यूसली उसको हैंडल करना है। तो हर बार आप केयरफुली हैंडल करने जाओगे तो शीट मेटल की जो शीट्स होती है उनको हैंडल करने के लिए बहुत सारा समय जाएगा, वक्त बर्बाद होगा। तो इसीलिए उसके अंदर एंटी कट ग्लोव जो होते हैं, एक स्पेशल टाइप्स के ग्लोव्स होते हैं जिसके अंदर ऐसी सिस्टम बनाई हुई रहती है कि मेटल अगर उसको छू जाए तो वो वहाँ पे फटेंगे नहीं, ना ही कटेंगे। इस तरीके से उनको बनाया जाता है। तो उनको वहाँ पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई गर्म चीज़ को उठाना है तो वहाँ पे क्या करते हैं, कैनवास या फिर चमड़े के जो ग्लोव्स होते हैं उनको वहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं।
तो ये ध्यान में रखना है, अगर कट होना है, हाथों के कटिंग होने से बचना है, पैरों के कटिंग होने से बचना है, तो क्या किया जाता है, तो अगर हाथों का कटिंग होना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सेफ्टी हैंड ग्लोव जो है वो सेफ्टी हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करते हैं और उसे सुरक्षित रखने का काम करते हैं, हाथों को सुरक्षित रखने का काम यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद है क्रशिंग ऑफ फीट्स और हैंड्स, हाथ या पैरों का कुचला जाना, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो पैरों का कुचलने से बचाव करने के लिए स्टील के टो जिसके अंदर होते हैं, ऐसे सेफ्टी शूज जो होते हैं वो हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। और हाथों को क्रश होने से बचाने के लिए या कुचलने से बचाने के लिए जब कहीं पे हेवी लोड उठाया जाता है तो उसके अंदर हमारे हाथ फंस सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में वहां पे क्या किया जाता है, लकड़ी की जो वेजेस होती है उन वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। वेजेस का मतलब क्या है, सपोर्टिव पीसेस। तो लकड़ी के पर्टिकुलर हाइट के क्या किए जाते हैं, पीस इस्तेमाल में लाए जाते हैं कोई हेवी वर्क जब लिफ्ट किया जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर वो लिफ्ट कैपेसिटी के ऊपर हो जाए और अगर वो नीचे फिसले तो वो हमारे पैर या हाथों को ना कुचले, इसके लिए वो वेजेस इस्तेमाल में लाई जाती है, या वो ना ही स्लिप हो जाए। इसकी वजह से क्या होता है, उन वेजेस का सपोर्ट लिया जाता है और उसके अंदर उस हेवी मटेरियल को क्या किया जाता है, रखा जाता है, जिसकी वजह से नीचे का जो स्पेस होता है या जगह होती है वो खुली रह जाती है। वहां पे हमारा हाथ हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बाजू में हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ और पैरों को क्रश होने से या कुचलने से बचा सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि क्रशिंग या ब्रूशिंग जिसे हम लोग कहते हैं, उसके अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर या शरीर पर भारी हेवी वस्तु जो है या चीज़ें जो है वो गिर जाती है या उन्हें ठोकर लग सकती है। तो ऐसी जगह जहाँ पे उन्हें वो इंजरीज हुई है वहाँ पे क्या हो सकता है, एक खड्डे के जैसा या धब्बे के जैसा वो बन सकता है और बाद में वहाँ पे क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूसिंग या फिर क्रशिंग ऑफ हैंड और फीट कहते हैं। तो जब कभी ऐसा होता है तो उसके उपचार के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, टिंचर आयोडीन जो होती है वो टिंचर आयोडीन युक्त द्रावण का इस्तेमाल करते हैं और उसको वहाँ पे लगाते हैं। इसके अलावा पानी और स्पिरिट को मिलाकर उसको क्या करते हैं, रुई में भिगोते हैं, रुई को उसके अंदर भिगोते हैं और जहाँ पे ये हुआ है वहाँ पे क्या करते हैं, उसको लगाते हैं या कॉटन को वहाँ पे क्या करते हैं, बांध देते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे उसे क्या होती है, थोड़ी राहत मिलती है। नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है वाउंड्स। वाउंड्स मतलब क्या, तो घाव होना। सो अगर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चोट लगने के या कटने के कारण कहीं पे घाव हो गया तो उसके उन घावों से खून निकलता है या खून निकलना चालू हो जाता है, ब्लडिंग होता है। तो सबसे पहले खून रोकने का उपाय जो है वो उपाय हमको करना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, जो गुनगुना पानी होता है थोड़ा सा गर्म किया हुआ, उसमें क्या करते हैं, कीटाणुरोधक दवाई हम लोग मिलाते हैं। तो कीटाणुरोधक दवाई कौन सी होती है, इन्फेक्ट करने वाली दवाइयाँ कौन सी होती है, जिसको हम लोग एंटीसेप्टिक लोशन भी कहते हैं। तो वो कौन से होते हैं, जैसे डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, उनको उसके अंदर क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। अगर डेटॉल है तो डेटॉल डालो, सेवलॉन है तो सेवलॉन को वहाँ पे उसके अंदर मिक्स करो। और क्या करना है, तो उन कीटाणुरोधी दवाओं को मिलाने के बाद आपको क्या करना है, घाव को धीरे धीरे धो देना है और उसको जो मेडिकल कॉटन होता है जिसे हम लोग डॉक्टरी रुई कहते हैं उसका इस्तेमाल करना है और उससे क्या करना है, उस घाव को साफ करना है। फिर उसके ऊपर बोरिक लिंट जिसे हम लोग कहते हैं उसको भिगोकर लगा देना है और पट्टी बांध देनी है, जिसकी वजह से घाव की जो
कंडीशन है वो सुधरने में मदद मिल सकती है और खून बहना रुक सकता है। नेक्स्ट जो इंजरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीडिंग, ज़्यादा खून बहना। सो चोट लगने के कारण, जब भी एक्सीडेंट होता है वहाँ पे चोट लगती है इंसान को, और उसे वो चोट लगने के कारण क्या होता है, खून बहना चालू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में यदि खून बह रहा है तो खून निकलने वाली जगह पर क्या करना चाहिए, ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ रखना चाहिए, जिसकी वजह से ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ रखने से क्या हो जाएगा, तो खून का बहना जो है ये रुक जाएगा। यदि खून बाहरी घाव से बह रहा हो तो उस स्थान पर क्या करना है, दबा देना है, और उससे क्या हो जाएगा, खून का रुकना जो है या खून का बहना जो है वो हो जाएगा बंद, जिसकी वजह से इस इंसान की हम लोग क्या कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से अगर वो खून ज़्यादा तरीके से बह रहा है तो वो किस प्रकार से कम बहे ये देखना है, और उसे इंस्टेंटली हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है, ज़्यादा खून बहने से उसकी मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर किसी एक्सीडेंट में कोई बंदा फंसता है और उसे गंभीर चोटें आती है और उसमें से खून ज़्यादा बह रहा होता है, ऐसे सिचुएशन में ये देखना है कि खून कैसे कम बहा जाए या खून बहने की मात्रा किस प्रकार से कम की जाए और उसको किस प्रकार से हॉस्पिटलाइज किया जाए। जितनी जल्दी आप ये सभी चीज़ें कर पाओगे तो आप उसकी जान अच्छी तरीके से बचा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है स्प्रेन। मतलब ही क्या है, तो उसे मोच आना कहते हैं। सो दुर्घटना की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अगर हाथ पैर के ऊपर मोच आ जाए तो उसकी वजह से क्या होती है, बड़ी ही ज़्यादा पीड़ा होती है, दर्द होता है, हम उसको मोड़ नहीं सकते और हमारा जो कंसंट्रेशन होता है उस तरफ ही मुड़ जाता है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ में हमारा ध्यान जो है वो ध्यान नहीं लगता, और इसकी वजह से हमारी जो इंजरीज है वो और ज़्यादा हमें क्या करती है, अंदर से वीक कर देती है। माइंडली हम लोगों को कैसी करती है, वीक बना देती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कभी मोच आ जाती है और उसकी वजह से हम लोगों को तकलीफें होती है, दर्द होता है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये हो जाता है वहाँ पे थोड़ी सी सूजन आ जाती है, और जहाँ पे ये होता है वो सभी कैसे होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। तो ये जॉइंट्स जो है, जिसे हम लोग जोड़ कहते हैं हमारे हड्डियों के, वो कैसे हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं, एक प्रकार से लॉक हो जाते हैं, और उनकी मूवमेंट जो है ये मूवमेंट बंद हो जाती है। इसके लिए क्या करना है, तो ठंडे या गर्म पानी की जो पट्टियाँ होती है वो बारी बारी से लगभग 5 मिनट क्या करना है, 5-5 मिनट तक रखनी चाहिए। मतलब 5 मिनट रख के उसको निकाल के दूसरी पट्टी वहाँ पे लगा देनी चाहिए। ठंडे या फिर गर्म पानी की पट्टियाँ बारी बारी से अगर बदल के हम लोग उस घाव के ऊपर रखेंगे तो उससे क्या मिलेगी, थोड़ी राहत मिलेगी, और जो उसके मोमेंटम्स है वो मोमेंटम्स थोड़े अच्छी तरीके से होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है क्या, तो बर्निंग और स्केलिंग। मतलब जैसे कि जलना या झुलसना हम लोग कह सकते हैं। ये किसकी वजह से होता है, बर्निंग गर्म वस्तुओं की वजह से होता है, आग की वजह से होता है। तो आग या किसी गर्म वस्तु को छूने से या उसके अंदर फंसने से क्या होता है, या अगर हम लोग कहे तो आपने कहीं पे कभी किसी वेट को उठाते समय रस्सी को पकड़ा है और अचानक से वो रस्सी हाथों से फिसले, तो फिसलते समय जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, एक रगड़ होती है, फ्रिक्शन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, तो हमारा जो हाथ होता है वो हाथ क्या है, छिल जाता है या जलता है और छिलता भी है, क्योंकि वो फ्रिक्शन होता है। तो जहाँ पे फ्रिक्शन होता है वहाँ पे क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो नॉर्मली जैसे हमारे गैस से आग निकलती है वैसे आग नहीं होती, वो फ्रिक्शन की वजह से, घिसाव की वजह से क्रिएट होने वाली हीट होती है, जो कि क्या करती है, हमारे स्किन को छील देती है। यह हमेशा ध्यान में रखना है। या कभी कभी हम लोग किसी
तेजाब जैसी चीज़ों को हमारे हाथों के ऊपर गिरने के बाद हमारे स्किन को जला हुआ महसूस करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं या पार्ट्स होते हैं, वो क्या है, आग, गर्म वस्तु या फिर किसी रस्सी जैसी वस्तु का रगड़ होना या फ्रिक्शनेट होना या फिर तेजाब जैसी जलाने वाली वस्तुएं, तो इनकी वजह से होने वाली इंजुरीज को हम लोग क्या कहते हैं, बर्निंग और स्केलिंग, मतलब क्या है, जलना या झुलसना कहते हैं। और ये जो इंजुरीज होती है जलने की, झुलसने की, ये इंजुरीज के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, ये मुख्यतः देखेंगे तो सिमिलर होते, एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ की मात्रा ज़्यादा होती है। एक्सीडेंट की जो कंडीशन होती है, कुछ में ज़्यादा होती है, कुछ में कैसे होती है, थोड़ी सी कम होती है। इस प्रकार के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि जलना हो गया या झुलसना हो गया, उसकी वजह से क्या होती है, तो हमारी जो स्किन होती है वो जलने की वजह से लाल हो जाती है और उसके ऊपर क्या होता है, कभी कभार छाले पड़ जाते हैं। अगर उनके अलावा ऐसा भी होता है कि हमारी स्किन जो है वो ऐसा हाथ फिसलने से या उसको खींचने से वो स्किन उतर भी सकती है। ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं आग से जलने में या एसिड के अंदर जलने से, झुलसने से, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसीलिए कभी कभी जहाँ पे जला हुआ रहता है या झुलसा हुआ रहता है, उन जगह पर क्या किया जाता है, खून, पानी निकलता रहता है उन जगह से, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसके उपचार के लिए अगर ऐसी जगह पर कोई कपड़ा चिपका हुआ है तो उसे क्या करना है, निकाल देना है, उसे खुला करना है। जो जख्म है उसको पहले क्या करना है, खुला करना है और उसको क्या करना है, साफ कपड़ा या जो मेडिकल कॉटन होता है उसको लगाकर उसे ढक देना है। मतलब उस जख्म को क्या करना है, आपको ढकना है। अगर वहां पे आपके पास में कोई एंटीसेप्टिक मलम है तो उस एंटीसेप्टिक मलम को लगाना है जहां पे वो जला है, झुलसा हुआ है, ऐसी जगह पे। इसके साथ में ही ऑयल और जो चूना होता है, लाइम होता है, उसको इक्वली क्या करना है, ऐड करना है और जहां पे वो जख्म हुए हैं उस जगह पे उसको क्या करना है, उसको लगाना है, जिसकी वजह से आराम मिल सकता है। मतलब ही क्या है, ऑयल और जो लाइम होता है, चूना होता है, उसका जो पानी होता है उसको क्या करना है, इक्वली आपको क्या करना है, मिक्स करना है और उसका सॉल्यूशन बना के आपको क्या करना है, जहां पे लगा है या बर्न हुआ है या झुलस गया है, स्केलिंग हुआ है, वहां पे उसको लगाना है। उससे क्या मिलेगा, जो जख्मी व्यक्ति है उसे आराम मिलेगा। अगर आपको ऐसी सिचुएशन में जो अंडा होता है, उस अंडे का व्हाइट पार्ट होता है, अंडे के अंदर एक व्हाइट पार्ट निकलता है, जब अंडे को हम लोग फोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक ऑरेंज कलर का पार्ट निकलता है और एक व्हाइट कलर का पार्ट निकलता है। तो ये जो व्हाइट कलर का सफेद पार्ट होता है अंडे का, उसका आप एज अ लेप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो और उसको उन घावों के ऊपर लगा सकते हो, जिसको लगाने से बहुत ही ज़्यादा फायदा उस पेशेंट को हो सकता है या वो उसके लिए लाभदायक हो सकता है। अगर जलने की वजह से या झुलसने के कारण छाले पड़ जाते हैं तो उन्हें कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग उसको फोड़ते हैं और जले हुए जगह को हवा से हमेशा बचाना चाहिए। हवा जले हुए लोगों के लिए या जली हुई जगह के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। आंखों में नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है आई इंजरीज। तो आंखों में किसी वस्तु का पड़ना या कोई चीज लगना जिसकी वजह से आई इंजरीज जो है, ये आई इंजरीज होती है। तो
इंडस्ट्री में आई इंजरीज जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या है, इंडस्ट्री में बहुत सारे मेटल के साथ में काम किया जाता है, बहुत सारी मशीनें काम करती है, उनके ऊपर बहुत सारा रॉ मटेरियल या वेस्टेज या जिसको हम लोग स्क्रैप कहते हैं ऑपरेशंस के द्वारा निकाला जाता है या उड़ता है। तो सही प्रिकॉशन ना होने की वजह से क्या होता है, आंखों की इंजरीज जो है या इंजरीज होती है। तो आंखों में कोई तिनका या हम लोग कह सकते कोई कण चला जाए तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, दर्द होता है। कभी कभी इससे आंखों में हमारे जो वो पार्टिकल चला जाता है, तब उसकी वजह से वो घाव भी बना देता है, एक इंजरी क्रिएट करता है। जिस आंख में कोई पार्टिकल्स गिर जाए, पड़ जाए, तो उसे भी कभी भी मलना नहीं चाहिए। मतलब आंख में गया कोई चीज तो कुछ लोग क्या करते हैं, आंखों के ऊपर अपनी उंगलियां घुमाते हैं, उसको जोर जोर से क्या करते हैं, दबा के आजू बाजू करने की कोशिश करते हैं। उससे उनको लगता है कि राहत मिलेगी, तो नहीं, उसकी वजह से क्या होगा, वो पार्टिकल जो आंखों में गया है वो इंज्योर्ड करेगा आपके आंखों की रेटिना को, आंखों के बाकी सभी जो हिस्से होते हैं उनको वो डैमेज या क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए उसको मसलना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो हमारी जो दूसरी आंख होती है, बाजू की आंख, उसको आप हमेशा क्या करो, मलते रहो। मतलब जिस आंख में कचरा गया है या पार्टिकल्स गया है उसको मलने की बजाय या उसको हाथों से घुमाने की बजाय या हाथों को या उंगलियों को उस आंख के ऊपर घुमाने की बजाय क्या करनी चाहिए, तो हमारी उसकी बाजू वाली जो अच्छी आंख होती है वहां पे आपको हाथों की उंगलियां घुमानी चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा, जो आंख में कचरा गया है वहां पे पानी जमा हो जाएगा, और वो पानी जमा होने से पानी जब वो बाहर आएगा वो उस पार्टिकल को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। यदि कोई पार्टिकल आंख की ऊपरी पलक में है तो उसे क्या करना चाहिए, नीचे वाली पलक पर 2 या 3 बार चढ़ाना चाहिए। ऊपर से उस पलक को क्या करना चाहिए, 2 से 3 बार नीचे की तरफ खींचना चाहिए, नीचे वाली पलक पे उसको लेके आना है। और यदि अगर हम लोग कहें तो उसकी जो ऊपरी पलक होती है, आंखों की 2 पलकें होती है, एक नीचे वाली होती है और ऊपर वाली होती है, स्किन जैसी जो ऊपर नीचे होती रहती है हमेशा, जो हमारी आंखों को क्या करती है, सपोर्ट देती है, उनको बचाने का काम करती है, जिसको बंद करने के बाद कोई भी धूल या कोई और पार्टिकल्स हमारी आंखों में नहीं जाता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पलके कहते हैं। तो ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली पलके होती है, अगर ऊपर वाली पलकों में कचरा जाएगा तो उसको क्या करना है, उंगलियों से पकड़ना है और नीचे की तरफ लेके आना है, नीचे वाली पलक के ऊपर उसको चढ़ाना है। ऐसे 2-3 बार करने पर वो पार्टिकल्स निकल जाएगा। तो अगर वो पार्टिकल वहां से न निकले तो क्या करना चाहिए, ये जो पलक होती है उसको क्या करना है, उसको सीधा उल्टा कर देना है। ऊपरी पलक के अंदर से अगर वो पार्टिकल्स ना निकले तो क्या करना है, उसको हम लोग उल्टा करते हैं आंखों के ऊपर, तो उसको उल्टा कर देना है। और उसको क्या करना चाहिए, साफ कपड़े से या कपड़े के जो गीले कोने होते हैं उसको गीला करना चाहिए अच्छे पानी से, और उससे क्या करना चाहिए, वो जगह जो है उसको क्लीन करनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या है, वहां पे फंसा हुआ जो पार्टिकल्स है वो निकल जा सकता है। अगर कोई नुकीली चीज आंख में पड़ जाए तो उसे कभी भी नहीं छेड़ना है, ना उसको निकालने की कोशिश करनी है। क्या करना है, तुरंत ही डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि उसको एक शार्पनेस होता है मेटल पार्टिकल्स को। तो वो शार्पनेस वाली चीजें अगर आंखों में जाए तो उसको डॉक्टर की मदद से ही क्या करना है, निकालना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो इंटरनल जो भी हमारे स्नायु होते हैं उनको डैमेज कर सकती है, आंखों के स्नायु को वो डैमेज कर सकती है, क्षति पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट ऐसी कंडीशन में आती है, होती है, तो वहां पे डॉक्टर के पास चला जाना ही सही होता है। अगर आंख में सूजन आ गई है, वो सूज गया है, तो उसको क्या करना है, हल्के गर्म पानी से धोना है या सेंकना है, जिसकी वजह से जो खून है जमा हुआ वो क्या हो जाएगा,
पतला हो जाएगा और सूजन धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगी। तो आई इंजुरीज जो है वो किस प्रकार से होती है और उसको किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं या उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं बेसिकली फर्स्ट एड के अंदर। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि इंडस्ट्री में कटिंग होना, खून बहना या फिर हम लोग कह सकते हैं आई इंजरीज, ये हमेशा होने वाले एक्सीडेंट्स होते हैं। और इसकी वजह क्या होती है, तो लोगों को इसके बारे में सही तरीके से पता नहीं होता है कि मशीन के पार्ट्स किस तरीके से हमारे शारीरिक जो अंग है उनको क्षति या हानि पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सीडेंट से होने वाली जो चोटें होती है उन चोटों के प्रकार हम लोगों ने देखे हैं, घावों के प्रकार देखे हैं, किस प्रकार के एक्सीडेंट्स होते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, तो एबीसी ऑफ अ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की एबीसी के बारे में हम लोगों ने पहले ही जानकारी ली थी। जैसे कि ए फॉर एयरवेज, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, एयरवेज, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट एड की एबीसी। तो हमेशा जब हम लोग फर्स्ट एड इस्तेमाल करते हैं किसी एक्सीडेंट्स के लिए या एक्सीडेंट होने पर, तो ये एबीसी के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये फर्स्ट एड को कहा जाता है। तो ए का मतलब क्या होता है, एयरवे, बी का मतलब क्या होता है, तो ब्रीदिंग, और सी किसको इंडिकेट करता है, तो सर्कुलेशन को। तो एयरवे का मतलब क्या है कि सुनिश्चित करे कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसका जो वायु मार्ग है या जीभ या स्त्राव है वो जो है वो किसी बाहरी वस्तु की वजह से या बाहरी किसी कारण की वजह से बंद तो नहीं है। अगर उसको सही तरीके से एयर ना मिले, हवा उसके शरीर में सही तरीके से ना पहुंचाई जाए, तो उसकी जान को खतरा होता है। कभी कभी क्या होता है, बेहोशी की हालत में जो एक्सीडेंट में फंसा हुआ बंदा होता है उसकी जीभ जो है या टंग जो है ये उल्टी हो जाती है, मुड़ जाती है, और जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफें आती है। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोगों को ये पहले सुनिश्चित करना है कि उसको सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं है, वो जो उसके सांस लेने के मार्ग है वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, ये हमेशा सुनिश्चित करना है। तो अगर जहां से वो सांस ले सकता है वो सभी रास्ते सही है, तो फिर हम लोग उसकी क्या कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं। तो एयरवे क्या है, तो उसके सांस लेने के जो मार्ग है उनको ओपन करना, खुला करना, जिससे वो सांस ले सके। दूसरा है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, ये सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति जो है या एक्सीडेंट की चपेट में आया हुआ बंदा जो है वो सही तरीके से सांस ले रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं ले रहा है तो उसको सांस लेने में क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। उसके लिए क्या है, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मेथड जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, और जिसके जरिए वो क्या करता है, सांस ले सकता है, जिसे हम लोग सिल्वेस्टर मेथड्स भी कहते हैं, शेफर्स मेथड भी कहते हैं, माउथ टू माउथ मेथड भी कहते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग मेथड भी कहते हैं। तो ऐसे मेथड्स है जिनके द्वारा, या फिर कभी कभी क्या होता है, ब्रीदिंग के लिए आर्टिफिशियल क्या आते हैं, उपकरण आते हैं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो सांस के लिए मुंह के ऊपर और नाक के ऊपर लगाए जाते हैं, और उनके नज़दीक एक बाउल बना हुआ रहता है, बबल होता है, एक बलून जैसे बना हुआ रहता है, उसको प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते, हवा जो है मुंह और नाक के जरिए शरीर के अंदर छोड़ी जाती है। सी का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन। तो इसके अंदर क्या सुनिश्चित किया जाता है या क्या देखा जाता है कि बीमार व्यक्ति जो है उसकी नब्ज चल रही है कि नहीं। अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या किया जाता है, सीपीआर जो होता है वो सीपीआर उसको दिया जाता है। उसकी छाती के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रेशर डाला जाता है, उसको दबाया जाता है, और उसकी जो नब्ज नहीं चल रही है उसको चलाने की कोशिश की जाती है। तो सीपीआर को क्या कहते हैं,
कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान जो होता है, इंसान के शरीर में हम लोग खून का बहाव क्या करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं। मतलब जो बंद पड़ा है या अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिसर्कुलेशन कंडीशन में लाते हैं, जिसकी वजह से हम उस इंसान की जान जो है वो जान बचा सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब फर्स्ट एड किया जाता है तो वहाँ पे फर्स्ट एड किट जो है वो फर्स्ट एड किट की ज़रूरत होती है। तो वो फर्स्ट एड किट में कौन सी सामग्री रिक्वायर्ड है, तो उन सामग्रियों को वहाँ पे दिखाया है। उसकी लिस्ट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको दिखाई है। उसके अंदर कौन से होते हैं, विसल भी होते हैं, इमरजेंसी के लिए लोगों को बुलाने के लिए विसल होती है, लोगों को साइड करने के लिए विसल से इशारे किए जाते हैं, सेफ्टी पिन्स होते हैं, सो कंप्रेस्ड टॉवेल होता है खून का बहाव रोकने के लिए, एडेसिव स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंडेजेस होती है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर सुई होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं तो मेडिकल टोंग होती है, चिमटा होता है, सीजर्स होती है, कपड़े की पट्टियाँ होती है, बैंडेज होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर रखा हुआ रहता है। तो जो मेडिकल किट होता है वो एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर रखा गया होता है, टॉर्च होती है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वहाँ पे उस फर्स्ट एड किट के अंदर रखा हुआ रहता है, जिनकी वजह से इनके अलावा दवाइयाँ भी होती है, इनके अलावा पर्टिकुलर दवाइयाँ भी होती है। तो इंडस्ट्री में वो दवाइयाँ कैसे दी जाती है, एक नॉर्मल सिम्टम्स कौन सी बेसिक बीमारियाँ है जिनको प्रिस्क्रिप्शन, उन दवाइयों को रखा जाता है जिनको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी दवाइयों को ही क्या करते हैं उस फर्स्ट एड किट में रखते हैं। दूसरा क्या है कि वो जो दवाइयाँ होती है उसमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो उस इंडस्ट्री में जो वर्क हो रहा है और उसके अंदर होने वाले जो एक्सीडेंट्स है, उसके जो केसेस है, उसके अनुसार वो दवाइयाँ जो है, कुछ दवाइयाँ उस किट के अंदर रखी जाती है। सो इमरजेंसी के तौर पे उन दवाइयों को हम लोग क्या कर सके, इस्तेमाल में ला सके। तो वो लिस्ट जो है फर्स्ट एड किट्स की वो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है, उसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जाना है। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो क्या है, तो गुड हाउसकीपिंग। सो सही तरीके की हाउसकीपिंग या गृह व्यवस्था हम लोग कह सकते हैं। तो गुड हाउसकीपिंग की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास में टूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, इन सभी को हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे पास में होती है। तो ऐसी चीज़ों को सही जगह पे सेफली स्टोर करना ज़रूरी होता है। अगर उनको बिखेर के ही छोड़ दिया जाए तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो गुड हाउसकीपिंग है, उस गुड हाउसकीपिंग के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर वर्कशॉप के अंदर जो फर्श होती है उसके ऊपर अगर आपको कहीं पे ग्रीस या ऑयल गिरा हुआ मिले, ऐसे पदार्थ जो तरल है जिसकी वजह से आप फिसल सकते हो, तो या जो गिरने के बाद फर्श को गंदा कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे पदार्थों को क्लीन करना है, वो जगह साफ करनी है। आने जाने के रास्ते होते हैं इंडस्ट्रीज में जिनको हम लोग गैंगवेज कहते हैं, उनके अलावा हम लोग और किसी रास्ते से नहीं चलते। तो ये जो गैंगवेज होते हैं ये हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी चीज़ ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए, कोई भी चीज़ उन रास्तों में नहीं। ये कहा जाता है कि गैंगवेज में कोई भी चीज़ मत रखो, कोई चीज़ पड़ी है तो उसको साइड में करके रखो। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो जो टूल्स हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं उन टूल्स को टेबल जो होता है मशीन का या मशीन के बेड जो होते हैं उनके आसपास नहीं रहने देना चाहिए। तो उनको उनकी सही जगह पे ही रखना है। नहीं तो क्या है, कुछ लोगों को ये आदत होती है कि एक टूल्स हम लोगों को दोबारा इस्तेमाल लाना पड़ेगा तो उसको क्या करे, काहे को अंदर रख के उसको क्या करते हैं वो मशीन के ऊपर रखते, और वो वाइब्रेशन की वजह से धीरे धीरे आगे आता है, मशीन के अंदर चला जाता है और एक्सीडेंट होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसीलिए टूल्स और ये जो है इस्तेमाल के बाद उनको क्लीन करके सही जगह पे रख देने हैं, चाहे बाद में आपको उसका दोबारा इस्तेमाल करना हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर टूल्स आप इस्तेमाल में नहीं ला रहे तो उनको सही जगह पे ही रखना ज़रूरी है।
फिर मेटल के ऊपर जब हम लोग प्रोसेस करते, अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उससे क्या निकलता है? स्क्रैप निकलता है, अनवांटेड मटेरियल निकलता है। ये जो अनवांटेड मटेरियल हम लोग जिसको स्क्रैप बोलते हैं, उसको स्क्रैप के लिए बना हुआ जो डस्टबिन होता है, जिसे हम लोग स्क्रैप बॉक्स कहते हैं, उस डस्टबिन में ही उस स्क्रैप को डालना है। मेटेलिक डस्टबिन के अंदर मेटेलिक स्क्रैप जाना चाहिए, ना कि और किसी स्क्रैप बॉक्स में। जहाँ पे हम लोग कपड़ा डालते हैं उसमें नहीं डालना है, जहाँ पे हम लोग कचरा डालते हैं उसके अंदर नहीं डालना है। तो मेटल के लिए जो स्क्रैप बॉक्स बना है उसके अंदर ही वो स्क्रैप जाना चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो गुड हाउसकीपिंग में हम लोग क्या समझते हैं कि ये हर वो बंदे को जानना जरूरी है कि हाउसकीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, और ये भी जानना जरूरी है हर इस बंदे को जो इंडस्ट्री में काम करता है कि हाउसकीपिंग के फायदे क्या है, उसको हम लोग किस प्रकार से हैबिचुअल बनाए, अपने अंदर बांध ले। हाउसकीपिंग की तरफ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है, और ये ध्यान में रखना है गुड हाउसकीपिंग की वजह से हम लोग किस तरीके से एक्सीडेंट्स और आग लगने वाली जैसी घटनाओं को हमारी काम करने की जगह से दूर रख सके। तो ये सभी किसकी वजह से हो सकता है? तो गुड हाउसकीपिंग की वजह से हो सकता है। अगर आपने अच्छा हाउसकीपिंग किया है तो इसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सीडेंट जो है या फिर फायर हज़ार्ड्स जो है, मतलब आग के जो खतरे हैं, उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं? रोकथाम कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स की भी रोकथाम कर सकते हैं, या आग लगने से होने वाले खतरों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? टाल सकते हैं। जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे हम लोग सेफ्टी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशंस और एटमॉस्फेयर को बना के रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द गुड हाउसकीपिंग। इसके बारे में भी मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। गुड हाउसकीपिंग की वजह से क्या बेनिफिट्स होता है? हमारा जो वक्त होता है वो बचता है, उसके पीछे लगने वाली लागत बचती है, पैसा बचता है, मटेरियल जो वेस्टेज होता है वो बच जाता है, सही जगह या खुली जगह प्रोवाइड होती है लोगों को, और एक अच्छा एफर्टफुल एनवायरनमेंट जो होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एफर्टफुल एनवायरनमेंट हम लोगों को क्या होता है? मिलता है। या फिर अगर हम लोग कहें तो हमारे लगने वाले जो एफर्ट्स होते हैं, मतलब ही क्या है? ताकत जो होती है वो क्या होती है? वो बच जाती है। मतलब काम करने में हम लोग जो हमारा वक्त बर्बाद करते हैं वो बच जाता है, उसकी वजह से पैसा बच जाता है, मटेरियल जो होता है खराब वो बच जाता है, जगह जो होती है वो खुली हो जाती है, और हमारी जो कष्ट होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, वो क्या किए जाते हैं? कम किए जाते हैं। क्यों? ये भी समझना है वक्त कैसे बचता है। क्योंकि हम लोगों ने अगर हाउसकीपिंग के दौरान सभी चीज़ों को सही जगह पे लगा दिया तो इसकी वजह से क्या होता है? जब हम लोगों को उनका इस्तेमाल करना है वो सभी चीज़ें हम लोगों को सही टाइम पे मिलती है। दूसरी बात, क्लीननेस होने की वजह से एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? सेफ रहते हैं। काम करने में हम लोगों को कैसा आता है? मज़ा आता है। उसके बाद अगर वही हम लोग बात करें तो हम लोगों को प्रोडक्शन के दौरान टूल कहाँ पे है ये मालूम नहीं है, तो टूल ढूंढने में समय जाएगा, और उसकी वजह से लागत जो है वो लागत बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग उस समय में जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द टाइम। सो टाइम क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोगों ने टूल को कहाँ पे रखा है, मटेरियल को कहाँ पे रखा है वो मालूम नहीं है। अगर मटेरियल होने के बावजूद भी मटेरियल का बराबर सेग्रीगेशन नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को नए मटेरियल की ऑर्डर देनी पड़ेगी, आने तक वेट करना पड़ेगा, उसमें पैसा भी जाएगा, मटेरियल भी चला जाएगा, और बाद में देखेंगे तो और मटेरियल हम लोगों को वहाँ पे मिलेगा। तो जो मटेरियल है उसकी दूसरी ऑर्डर नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो मटेरियल वैसे ही पड़ा रहेगा, तो मटेरियल भी लॉस में चला जाएगा। उसके बाद सभी टूल्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं, हाउसकीपिंग नहीं है और सभी टूल्स इधर उधर बिखरे पड़े, सब जगह पे कचरा है, गंदगी है, तो क्या हो जाएगा? स्पेस एक्वायर हो जाती है। स्पेस क्या हो जाती है? अड़ जाती है। वही अगर हम
अच्छी तरीके से हाउसकीपिंग करेंगे तो स्पेस जो है वो खुली हो जाएगी, हम लोग उन स्पेस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे एफर्ट लगते हैं टाइम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, मटेरियल बचाने के लिए, जगह बचाने के लिए, तो वो एफर्ट क्या हो जाते हैं हमारे, कम हो जाते हैं, वो एफर्ट्स हमारे बचते हैं। तो उन एफर्ट्स को हम लोग और दूसरी जगह पे लगा के और अच्छी तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद वही मैं बोला, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, क्योंकि क्या है जहाँ पे हमारे सभी चीज़ों को सेव किया जाएगा उसकी वजह से क्या है ऑटोमेटिकली हम लोग प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दे सकते हैं, उसकी क्वालिटी की तरफ ध्यान दे सकते हैं बिकॉज ऑफ द गुड हाउसकीपिंग। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है। मतलब ही क्या है, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना मतलब प्रोडक्शन का बढ़ना, क्वालिटी मतलब उसके अंदर सुधार होना और अच्छा मिलना। फिर तो आप ये हाउसकीपिंग जब करते हैं तो मैं पहले ही बोला है कि एक तरीके की एनर्जी जो है वो हमारे अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरीके से काम करते हैं। और उसी का असर कहाँ पे होता है, हमारे जो काम करने की जगह है वहाँ पे भी उसका असर हम लोगों को मिलता है। सो अगर हाउसकीपिंग खराब हो जाए तो क्या होता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आग लग सकती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इंजरीज हो सकती है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ऊपर से कोई चीज़ें नीचे गिर सकती है जिसकी वजह से आपको हानि या क्षति हो सकती है, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि हाउसकीपिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं, चाहे वो हमारा घर होने दो या चाहे इंडस्ट्री होने दो। सो हाउसकीपिंग जो है उसको और अच्छा बनाने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको हैबिचुअल कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हाउसकीपिंग के लिए टाइम होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ भी शाम का एक वक्त होता है और सुबह का एक वक्त होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाउसकीपिंग करने की कोशिश करते हैं, वो उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो टाइम रखना जरूरी है कि उसी टाइम में हमारा हाउसकीपिंग हो जाए। हमेशा जहाँ पे हम लोग काम करते हैं उस जगह को टटोलते रहना है, देखते रहना है। क्यों, जहाँ पे आपको ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, गंदी चीज़ें मिलेंगी या जगह पे नहीं है सही चीज़ें, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उनको वापस रख सकते हो, उनको अरेंज कर सकते हो। क्लीनिंग नहीं है तो उसको क्लीनिंग करवा सकते हो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एक्सीडेंट्स के खतरे निकल जाएंगे, आपको अच्छी स्पेस मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ों को आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, इवैल्यूएशन की वजह से, वर्क स्पेस की इवैल्यूएशन की वजह से आप क्या कर सकते हो, हाउसकीपिंग अच्छा रखने में हेल्प कर सकते हो। ये हैबिचुअल हो सकता है। फिर गुड हाउसकीपिंग में ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे अगर ऐसी हजार्डस चीज़ें हैं, खतरे वाली चीज़ें हैं जिनकी वजह से आगे जाके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है उन जगह से, उनकी ज़रूरत नहीं होती है उनको उस जगह से निकाल दिया जाता है और बाद में काम करने की जगह जो है वहाँ पे जाके काम करना स्टार्ट किया जाता है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर चुके हो या मशीन्स यूज़ कर चुके हो, अभी उनका इस्तेमाल नहीं है, तो उनको उनकी जगह पे रखना है। मशीन अगर इस्तेमाल हो चुके हैं तो उनको क्या करना है, शट ऑफ कर देना है, बंद कर देना है, पावर ऑफ कर देना है, चाहे बाद में आप उसका इस्तेमाल दोबारा करने वाले हो। फिर जो जगह होती है जहाँ पे आप वर्क करते हो या वर्क कर चुके हो, उसको क्या करना है, काम करने के बाद क्लीन करके रखना है। और ये ध्यान में रखना है कि हमेशा इंडस्ट्री में ऐसी चीजें होती है या ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है जहां पे हम लोगों को या हमारी सुरक्षितता को खतरा हो सकता है। तो ऐसी चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो हमेशा ऐसी चीजों की तरफ सुरक्षित दृष्टिकोण रख के ही क्या होने चाहिए, हमारे कदम बढ़ने चाहिए। और उन जगहों पे काम करने का हमारा जो तरीका है वो हमेशा कैसे होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये भी एक गुड हाउसकीपिंग के कुछ हैबिट जो है, ये हैबिट्स के अंदर आने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद जो डेली हाउसकीपिंग हम लोग करते हैं इंडस्ट्री में, उसकी तरफ किस तरीके से देखा जाता है कि जैसे फ्लोर्स क्लीन है कि नहीं,
पहले, काम करने से पहले उसकी एक चेकलिस्ट होती है। तो किस तरीके से चेकलिस्ट में मेन चीज़ें कौन सी होती है? फ्लोर देखा जाता है, फ्लोर में कोई ऑब्स्टेकल वाली चीज़ें है क्या, गंदगी फैली हुई है क्या, ऑयल ग्रीस गिरा हुआ है क्या, कोई पार्टिकल्स गिरे हुए हैं क्या, मटेरियल टूल्स, मशीन के पार्ट्स ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं क्या, ये सभी देखा जाता है। उनको आजू बाजू या उनको अरेंज किया जाता है सही तरीके से। फिर एसएल्स मतलब क्या है? जो आने जाने का रास्ता होता है वो रास्ता देखा जाता है कि वो किस प्रकार से है, वो सही तरीके से खुला होना चाहिए, लोग उस अंदर से आ जा सके, ऐसी वो जगह होनी चाहिए। वर्क स्टेशन जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे सभी चीज़ों को ठीक तरीके से देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इक्विपमेंट्स की कंडीशंस को देखा जाता है, वो क्लीन है कि नहीं। स्टोरेज जो है उसको सही तरीके से क्या करते हैं? चेक करते हैं कि मटेरियल सभी सही तरीके से अरेंज किए गए कि नहीं। और बाद में देखा जाता है वेस्ट डिस्पोजल। मतलब क्या है? जो वेस्टेज निकला हुआ मटेरियल होता है जिसे हम लोग वेस्ट डिस्पोजल कहते हैं, इसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि इनको सेग्रीगेट करना पड़ता है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं, कागज़ वाले प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, ऑयल ग्रीस जैसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिनको स्क्रैपिंग करना है उनको अलग किया जाता है, जिसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। वेस्ट में जाने वाला ऑयल, वेस्ट में जाने वाला ग्रीस, वेस्ट में जाने वाले स्क्रैप जो होता है, मतलब मेटल के पीसेज जो होते हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल में नहीं ला सकते या उनसे कोई चीज़ नहीं बना सकते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रैप बोलते हैं। तो वो उसकी तरफ देखने का जो तरीका होता है वो अलग हो जाता है, तो इनको अलग करना पड़ता है, तो इनको हम लोग वेस्ट डिस्पोजल कहते हैं। तो ये जो वेस्ट डिस्पोजल होते हैं, ये वेस्ट डिस्पोजल सही तरीके से डिस्पोज किए कि नहीं वो सभी देखा जाता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि गुड हाउसकीपिंग हम लोगों को मदद करता है कि हमारी जो काम करने की जगह है वो 100% एक्सीडेंट फ्री होनी चाहिए, वहां पे आग नहीं लगनी चाहिए। ये सभी चीजें होने के लिए हम लोगों को गुड हाउसकीपिंग हेल्प करती है, मदद करती है। और ये हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमने ध्यान में रखना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड हाउसकीपिंग। अगर हम हमारा घर साफ सुथरा रखेंगे तो कोई बीमारी हमारे घर में नहीं आ सकती। वैसे ही हम लोग हमारी काम करने की जगह जो है उनको अच्छा रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे तो काम करने में उतनी ही ज़्यादा क्या है? स्फूर्ति मिलेगी। ये ध्यान में रखना है, हम लोग खुद को सेफ रख सकते हैं। हमेशा गुड हाउसकीपिंग जो होती है ये हमेशा कैसे रखती है? हम लोगों को अलर्ट रखती है, जिसकी वजह से आने वाले खतरों के बारे में हम लोगों को पता चलता है। अगर कहीं पे गंदगी है, वो गंदगी किस तरीके से होती है तो हम लोगों को वो पता चल जाता है। हम लोग उन गंदगी को या एक्सीडेंटल ऑब्स्टेकल्स को आजू बाजू कर सकते हैं, उनको निकाल दे सकते हैं। और यही चीज़ रखनी है कि हम लोग जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारे लिए गुड हाउसकीपिंग एक सही तरीके का जो एनवायरनमेंट होता है वो मुहैया कराता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो क्या है? सेफ्टी साइंस के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइंस हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं इंडस्ट्री में, और वो साइन जो होते हैं उन साइंस को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। साइन का मतलब क्या होता है? सिंबल्स। तो उसमें से पहला कौन सा होता है? प्रोहिबिशन साइंस। तो प्रोहिबिशन साइन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निषिद्ध चिन्ह भी कहा जाता है। ये नहीं करना है, ये करने के लिए मनाही है। तो सेफ्टी साइन जो होते हैं वो हम लोगों को क्या बताते हैं? संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसीलिए इन चिन्हों के बारे में, उनके रंगों के बारे में जानना पहचानना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो इनको क्या किया गया है? 4 श्रेणियों में या कैटेगरी में बांटा गया है। सो उसमें से पहला हम लोग जो देख रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रोहिबिशन साइन। ये जो है, ये सिंबल जो होते हैं ये सर्कुलर होते हैं और जिनके ऊपर लाल बॉर्डर बनी हुई रहती है और क्रॉस बार बना हुआ रहता है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो लाल बॉर्डर से ये सर्कुलर साइन है और उसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है, नहीं करना है। और उनका पीछे का जो बैकग्राउंड होता है ये हमेशा कैसे होता है? सफ़ेद होता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर का चिन्ह या सिंबल जो होता है वो बना हुआ रहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट में क्या दिखाया गया है? पैदल चलना जो है वो मना है। यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, मतलब धूम्रपान निषेध है। चलना, पैदल चलना निषिद्ध है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। फिर क्या है? पानी से आग को ना बुझाए, अगर आग लगती है तो वहाँ पे पानी का इस्तेमाल ना करें। बात करना मना है या चिकना चिल्लाना मना है। कचरे को डस्टबिन में डाले, आजू बाजू फेंकना मना है।
यहाँ पे फ्लैशिंग करना मना है, मतलब फोटो खींचना मना है। यहाँ पे देखेंगे तो छूना मना है। तो प्रोहिबिशन साइंस हम लोगों को, या साइन जो है वो हम लोगों को क्या बताते हैं कि ये चीजें करना यहाँ पे मना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले उन्हें कहा जाता है क्या, तो मैंडेटरी साइन। उसको कहा जाता है अनिवार्य चिन्ह या अनिवार्य संकेत। ये सिंबल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये भी सर्कुलर होते हैं, जिनके अंदर नीले बॉर्डर पर क्या किया जाता है, व्हाइट कलर होता है। सो ये जो सिंबल्स होते हैं ये नीले बैकग्राउंड के होते हैं और व्हाइट कलर का इस्तेमाल करके इन चिन्हों को क्या किया हुआ रहता है, दर्शाया हुआ रहता है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो आंखों के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स को पहनना है, ये यहाँ पे बताया जाता है। मतलब क्या है, ऐसी जगह जहाँ पे आंखों के सेफ्टी के लिए खतरा हो सकता है तो इसके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स यहाँ पे पहनना है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आपको सुनने के लिए संरक्षण, मतलब कानों को बचाने के लिए, कानों की सेफ्टी के लिए क्या करने हैं, ईयर मफ्स को पहनना है। सिर को सेफ रखने के लिए उन जगहों पे हेलमेट को पहनना है। यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, हाथों के लिए दस्ताने पहनो। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस पैदा हो रहे जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, तो वहाँ पे मास्क पहनो। ये चिन्ह यहाँ पे बताता है। यहाँ पे कहा गया है कि सेफ्टी शूज यहाँ पे डाल के घूमो, नहीं तो आपके पैरों के लिए हानि हो सकती है। यहाँ पे क्या है, ये चिन्ह क्या बताता है हमको, तो मशीन के गार्ड से, यहाँ पे चलने वाले मशीन से तो संभल के रहो। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, हाथ धोना अनिवार्य है, नहीं तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे सेफ्टी हार्नेस बेल्ट आपको पहनना जरूरी है। यहाँ पे एडजस्टेबल गार्ड है वो होना जरूरी है, ये भी बताते हैं। गार्ड है तो काम करते समय सेफली काम करो, क्योंकि मशीन जो ज़्यादा जल्दी स्पीड में घूम रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बताया गया है, जो आपका फेस है उसको प्रोटेक्ट करो, या उसको प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको पहनो। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि हेवी वेइंग है, हेवी वेट्स है, तो वहाँ पे आप कोई चीज़ों को उठाओ मत, तो उसके लिए लिफ्टर्स है, उन लिफ्टर्स का इस्तेमाल करो। यहाँ पे देखेंगे तो मास्क पहनने के लिए कहा गया है, तो उन मास्क को पहनो। ये रेस्पिरेटरी मास्क है, और ये क्या है, धूल मिट्टी जहाँ पे होती है वहाँ पे इस्तेमाल में आने वाले मास्क है। यहाँ पे स्क्रीन का इस्तेमाल करना है, तो रेडिएशन है, स्क्रीन वहाँ पे आपको इस्तेमाल करनी है, जैसे कि वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया सेफ्टी सूट जो है उसका इस्तेमाल करो। तो ये मैंडेटरी साइंस है। तो ये आपको क्या करते हैं कि ये अनिवार्य है, उन सभी चीज़ों को आपको पहनना है और उसके बाद ही वहाँ पे काम करना है। अगर आप नहीं करोगे तो एक्सीडेंट के अंदर फंस सकते हो, आपकी जान को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट जो है उनको क्या कहा जाता है, वार्निंग साइंस। तो वार्निंग साइन का मतलब क्या है, ये चेतावनी देते हैं, आपको वार्निंग देते हैं। ये जो चिन्ह होते हैं अगर हम लोग कहें तो ये कैसे होते हैं, पीले कलर में बने हुए रहते हैं। ट्रायंगल्स होते हैं, येलो कलर के ट्रायंगल्स होते हैं जिनको ब्लैक बॉर्डर और अंदर का सिंबल ब्लैक कलर से बना हुआ रहता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट है टॉक्सिक्स। तो यहाँ पे एक हम लोग देखेंगे तो एक खोपड़ी जैसी बनी हुई रहती है, एक खोपड़ी जैसा सिंबल रहता है, और वहाँ पे क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड में अगर हम लोग देखेंगे तो एक खोपड़ी बनी हुई रहती है और दो हड्डियां का क्रॉस वहाँ पे बना हुआ रहता है, वैसा वो सिंबल रहता है। तो वो क्या बताता है कि यहाँ पे क्या है, जहरीले तत्व है जिससे आपको खतरा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से फायर को दिखाया जाता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि आग का खतरा है वो बताया जाता है, वार्निंग देते हैं कि यहाँ पे आग लगने के खतरा है या आग लग सकती है, तो संभाल के रहो। उसके बाद ये चीज़ हम लोगों को क्या बताती है कि यहाँ पे बिजली का खतरा है, बिजली के झटके लगने का खतरा है। उसके बाद ये जो सिंबल ये क्या बताता है, तो यहाँ पे लेज़र बीम से, लेज़र बीम जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ से रेडिएशन हो सकता है या लेज़र बीम्स निकलती है, तो उनका खतरा हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंबल दिखाया गया है कॉर्नर में, तो यहाँ पे वो सिंबल क्या है, तो वो करोसिव मटेरियल्स दिखाते हैं। मतलब क्या है, ऐसे केमिकल्स है या पदार्थ है जो आपके हाथों को या मेटल्स को क्षति पहुंचा सकते हैं, तो वो उनसे बचने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है वो क्या है,
रेडिएशन का खतरा बताता है। तो ये जो सिंबल है हम लोग देख रहे हैं, ये सिंबल रेडिएशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं बहुत सारी जगह पे, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्रीज हो या फिर और कोई इंडस्ट्रीज हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेडिएशन हो सकता है, तो उससे आप बचने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या वो बता रहा है कि ओवरहेड लोडिंग हो रहा है, ऊपर की तरफ से मटेरियल को ले जा रहा है, तो उसकी वजह से आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये चीजें यहाँ पे वो बता रहा है। तो इस प्रकार के ये मैंडेटरी साइन जो है, ये मैंडेटरी साइन हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे इस्तेमाल में लाते हैं। सो उसके बाद क्या है, तो इंफॉर्मेशन साइन। तो इंफॉर्मेशन साइन किस तरीके से वर्क करते हैं, तो ये हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। यह हमेशा एक स्क्वायर शेप में बने हुए रहते हैं, स्क्वायर शेप में। और ये जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट कलर का चिन्ह जो होता है वो दिखाया हुआ रहता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कलर ये ध्यान में रखना है, कौन से कलर से ये होते हैं, ग्रीन कलर का उनका बैकग्राउंड होता है, जिनसे वो अच्छी तरीके से समझ में आए, इंफॉर्मेशन मिल पाए, और उसके ऊपर व्हाइट कलर से वो सिंबल बने हुए रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है उसको दर्शाने के लिए सिंबल है। अगर रेस्टोरेंट है, रिफ्रेशमेंट है, तो उनको दिखाने के लिए, हॉस्पिटल कहाँ पे है उनको दिखाने के लिए सिंबल दिया गया है। पब्लिक टेलीफोन को बताने के लिए सिंबल है, खाने की जगह बताने के लिए सिंबल है, फिलिंग स्टेशन जो है उसको दिखाने के लिए सिंबल है। तो इस प्रकार के सिंबल जो है उनको क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन, जिससे हमको इन्फॉर्म